जी हाँ, तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, उनकी प्रॉपर्टीज देखनी है हमने ना, तो देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन, सबसे पहली प्रॉपर्टी अपन ने जो जो यूनियन में पढ़ रखा था एग्जैक्टली वही चीज पढ़ना है अपने को, ठीक है। और कुछ भी याद नहीं रखना है आपको, सब कुछ एज अ कॉमन सेंस डील करना है ना। जैसा आप सोचोगे वैसे वैसे आपका आंसर आते जाएगा। जैसे कि अगर आपको दिया जाता है ए यूनियन बी, है ना, ये तो काफी सिंपल है। इसको अपन बी, सॉरी यूनियन कह दिया मैंने, इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी को आप बी इंटरसेक्शन ए भी कह सकते हैं, है ना, उल्टे सीधे एक समान है। इसको अपन कहते हैं कम्यूटेटिवनेस, कम्यूटेटिव यूनियन का। फिर हम देख रहे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसको आप क्या कह सकते हो, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। मतलब आप ब्रैकेट कहीं पे भी लगा सकते हो, तो कहीं से भी आप एसोसिएट कर सकते हो, तो इसको कहते हैं एसोसिएटिव। मतलब इंटरसेक्शन इज कम्यूटेटिव एंड इट इज एसोसिएटिव, ठीक है। थर्ड देखो, आप लोग भी बताना है ना, गेस करके, गेस करो। ए इंटरसेक्शन 5, ये क्या होता है? आप 10 सेकंड सोचिए पहले ना, सोचो। ए इंटरसेक्शन 5 मतलब ए का नल सेट के साथ कॉमन एरिया, समझ में आ रहा है आपको? तो ए का नल सेट, नल सेट मतलब क्या होता है? हवा। ए का अगर मैं हवा के साथ कॉमन एरिया सोचूंगा तो कुछ कॉमन आएगा क्या? नहीं आएगा। तो बदले में आपको मिलेगा क्या? बदले में आपको फिर से हवा मिलेगी, है ना। तो ए इंटरसेक्शन 5 इज 5। इसको अपन लॉ ऑफ 5 ये कहते हैं, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है ना कि बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम जाती है कि सर आप ए इंटरसेक्शन 5 को यूनिवर्सल सेट में कैसे, सॉरी वेन डायग्राम में कैसे लोकेट करोगे? मान लो अपने पास ये रहा सेट ए, 5 कहाँ पर आएगा? इफ दिस इज सेट ए देन वेयर इज 5? तो यार 5 तो हवा है ना, बेसिकली 5 इज नल सेट। तो आप नल सेट को लोकेट नहीं कर पाओगे पहली बात तो। लेकिन अगर फिर भी अपन जबरदस्ती इमेजिन करना चाहे तो सोच लो भाई आसपास हर जगह हवा है, तो अगर आप हवा के साथ इसका, या मतलब डायरेक्टली आप ये इमेजिन कर लीजिए कि ये वाले सेट का आप इंटरसेक्शन ले रहे हो, किसी भी सेट के साथ नहीं है ना, खाली चीज के साथ सेट ले इंटरसेक्शन ले रहे हो, तो आपको जो कॉमन आएगा वो कुछ भी कॉमन नहीं आने वाला है, आपको कुछ भी कॉमन नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो लॉ ऑफ 5 जो होता है, ए इंटरसेक्शन 5 को अपन 5 कहते हैं। इसके ऊपर बहुत सारी थेरीज है, अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं अपन, ए का इंटरसेक्शन खुद ए सेट के साथ। हाँ ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, मतलब ए सेट ये रहा और इसका इंटरसेक्शन मैं इसी के साथ ले लूंगा। अगर इसी के साथ अगर इंटरसेक्शन ले लूंगा मैं, तो दोनों के बीच में कॉमन क्या आएगा? ये सेट खुद आ जाएगा, है ना। अगर इन दोनों सेट में कुछ कॉमन निकालना है तो क्या आ जाएगा? ये सेट खुद आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया? इसको अपन कहते हैं आइडोम्पोटेंट लॉ। इसको कहते हैं अपन आइडोम्पोटेंट लॉ, ठीक है। अच्छा ये तो बहुत अच्छी चीज है, मतलब यहां से आप ये कह सकते हो कि ए यूनियन ए ये भी क्या होता था? ए के बराबर। और ए इंटरसेक्शन ए ये भी क्या होता था? ए के बराबर, है ना। ये पॉइंट टू बी नोटेड है, मतलब कोई दो सेट का यूनियन भी सेम है और दोनों सेट का इंटरसेक्शन भी सेम है, मतलब दोनों सेट ही सेम होने चाहिए। फिर से सुनना है ना, बहुत प्यारी बात बोल रहा हूँ। अगर दोनों सेट का यूनियन, दोनों सेट का अगर यूनियन और इंटरसेक्शन, कोई दो सेट है ना, मान लो ए इंटरसेक्शन बी, ये सी आ रहा है, और ए यूनियन बी ये भी सी आ रहा है ना। तो आपको इस चीज का ख्याल आना चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया कि सेट ए और सेट बी हो सकता है कि आइडेंटिकल होंगे, हो सकता है क्या, होंगे ही होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन में एक और चीज आपको देखनी है, जैसे कि एसोसिएटिवनेस अपन ने देख ली, डिस्ट्रीब्यूटिवनेस देख लेते हैं ना। एक होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अगर आपके पास ऐसा है कुछ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ये चीज ध्यान से देखना है ना। और एक और चीज लिख देता हूं यहाँ पे, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ठीक है। हाँ आपका ध्यान आगे होना चाहिए, लिखने पे ध्यान नहीं होना चाहिए आपका, ठीक है, वरना आपको प्रॉब्लम जाएगी। इसको एक बार में समझना है और एक बार में याद रखना है।
तो ऐसी चीज को अपन कैसे करते हैं? अच्छा, अगर मैं आपको ये बताता हूँ कि 3 × 4 + 3, ठीक है, हालांकि इसका इससे कुछ ज्यादा लेना देना नहीं है, बट फिर भी आपको एक आइडिया लगेगा। आप करते क्या हो, 3 और 4 का मल्टीप्लीकेशन करते हो और बीच में क्या है, प्लस। समझ में आ रहा है? बीच में क्या है, प्लस, तो बीच में प्लस ही लगाते हैं अपन। फिर 3 और 3 का मल्टीप्लीकेशन करते हैं, सही बात है। तो यहाँ पर भी अपन वैसा ही कुछ करेंगे, यहाँ पर भी हम वैसा ही कुछ करेंगे। ध्यान से देखिएगा, बीच में क्या लिखा है, ब्रैकेट में जो बीच में चीज लिखी है वो है इंटरसेक्शन। तो यहाँ पर अपन ने इंटरसेक्शन सबसे पहले बना दिया, इंटरसेक्शन सबसे पहले बना दिया, फिर हमने नॉर्मल काम किया, क्या, इसका और इसका यूनियन, ठीक है, फिर इसका और इसका अगेन यूनियन, तो ए यूनियन सी। समझ पा रहे हैं अपन? रिपीट करता हूं, करना क्या है आपको, ये यूनियन लिखा है ना, तो मतलब ए का यूनियन आपको बी के साथ भी लेना है और सी के साथ भी लेना है, ठीक है, तो ले लो भाई। और बीच में इंटरसेक्शन का साइन था, तो बीच में यहाँ पे आपने इंटरसेक्शन का साइन लगा दिया, ठीक है ना, ज्यादा मुश्किल नहीं है, एकदम आसान है। आपको जैसे मैंने प्रोडक्ट लॉ ये वाला बताया ना, ये वाली चीज एकदम वैसे का वैसा ही है। अच्छा, एक बात बताओ, इधर इस वाले में ब्रैकेट के अंदर वाला जो साइन है, जैसे यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर क्या था, इंटरसेक्शन, तो बाहर क्या आया, यहाँ पर भी बीच में इंटरसेक्शन आया। उसी तरह से यहाँ पर अगर आप देखोगे ध्यान से, तो यहाँ पर यूनियन का साइन है ना। अच्छा, तो देखो भाई, आप यहाँ पर यूनियन लगा सकते हो, है ना। अब आपको क्या करना है, नॉर्मली जैसे अपन करते हैं, ए का इंटरसेक्शन ले लो आप बी के साथ, यूनियन, ए का इंटरसेक्शन ले लो आप सी के साथ। क्लियर है? ठीक है, लिख लो भाई, इसको लिख लो। 6th पॉइंट, 7th पॉइंट क्या है, अगर ए सबसेट है बी का, है ना, सबसेट बोल रहा हूँ, प्रॉपर सबसेट नहीं कह रहा हूं मैं, मतलब इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनो, इसका मतलब क्या है कि सेट ए जो है वो सेट बी के कंप्लीटली अंदर भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। बोथ आर द पॉसिबिलिटीज, कंप्लीटली अंदर भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। तो इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, तो आप ए इंटरसेक्शन बी के बारे में क्या बोल सकते हो, व्हाट कैन यू से अबाउट ए इंटरसेक्शन बी। हमने सोचा कि एक वेन एंड डायग्राम बना के देख लेते जल्दी जल्दी। तो आपके पास ये रहा सेट ए, सेट ए जो है वो सेट बी का सबसेट है, मतलब सेट बी के अंदर आ रहा होगा। अरे भाई, सेट ए सेट बी के अंदर आ रहा होगा। अब दोनों के बीच में कॉमन निकालना है आपको, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, तो दोनों जो सर्कल्स हैं इन दोनों के बीच में जो कॉमन एरिया आएगा वो क्या आएगा, छोटा वाला सर्कल। तो आपका आंसर भी क्या आ जाएगा, छोटा वाला सेट, जो सबसेट है वही आपका आंसर आ जाता है, ठीक है। अच्छा, एक सिंपल सा मैं आपको वो बता चुका हूँ, निखिल लेट हो गए, मैं आपको एक सिंपल सी चीज बता रहा हूँ, अगर दोनों का यूनियन पूछते हैं आपसे, ए यूनियन बी, तो क्या आता, तब वो बी आ जाता। क्यों भाई, क्योंकि आप बी को भी शेड करते, ए को भी शेड करते, और जहां जहां पेन चलाइए आपने एक एक बार, वो पूरा एरिया आप कंसिडर कर लेते हैं, तो पेन तो पूरी जगह चल गई ना यार, ठीक है। ये तो अपन पढ़ चुके हैं, मैं ऐसे ही रिवाइज करा रहा था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये सारी प्रॉपर्टीज थी। एक दो प्रॉपर्टीज और लिखवा देता हूँ ना, कुछ और प्रॉपर्टीज मुझे याद आ रही है वैसे, लेकिन क्या है ना, अगर वो प्रॉपर्टीज मैं आपको नहीं भी बताऊंगा तो भी आपका काम चल जाएगा, बट फिर भी चलो लिख लेते हैं। अब अगर एक्स सेट ए को बिलोंग नहीं कर रहा है एंड एक्स सेट बी को भी बिलोंग नहीं कर रहा है, तो हम दावे के साथ कह सकते हैं कि एक्स, फोटो दिमाग में बनना चाहिए, ए इंटरसेक्शन बी का फोटो आपके दिमाग में ऐसा बनना चाहिए, ये वाला फोटो ए इंटरसेक्शन बी, ये वाला, ठीक है, ये वाला जो एरिया है इसको आप हमेशा ए इंटरसेक्शन बी बोले, है ना। तो अगर ए एक्स इसके अंदर नहीं आ रहा है और इस वाले सर्कल के भी अंदर नहीं आ रहा है, तो आप तो दावे के साथ कह सकते हो कि इसके अंदर तो बिल्कुल ही नहीं आएगा। तो आप कह सकते हो कि एक्स विल डेफिनेटली नॉट बिलोंग टू द इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी, ठीक है। चलिए, और प्रॉपर्टी नंबर 9 एक और लिख लेते हैं अपन, कि अगर ए इंटरसेक्शन बी, इफ इट इज अ सबसेट ऑफ सेट ए, चलो इसको रहने देते हैं, इसको अपन क्वेश्चन में समझ लेंगे ना, ज्यादा प्रॉपर्टीज हो जाएगी, 8 प्रॉपर्टीज आर इनफ।
क्लियर है? आगे बढ़ा जाए तो इंटरसेक्शन के साथ कीवर्ड्स क्या बताया मैंने आपको? सॉरी ऑल नहीं आएगा, बोथ और एंड, ठीक है, या टुगेदर भी आता है कई बार, या ऑल भी आता है ना? तो सब कुछ एक साथ चाहिए आपको एक जगह। तो देखो सेट ए, सेट बी, सेट सी, ये तीनों एक जगह कहाँ मिलेंगे? ये वाले एरिया में। और ये है क्या? ये दोनों तीनों का इंटरसेक्शन। समझ पा रहे हैं आप लोग? समझ गए ना आप? बोथ मतलब या ऑल मतलब सब कुछ एक ही चीज होता है। तो हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूटिव, अच्छा ये वाली चीज को अपन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं। ये जो 5 और 6 है ना, आई डिडंट राइट इट ओवर हियर, मैं एक बार लिख देता हूँ। ये दोनों क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। एक भी चीज आपको रटनी नहीं है, याद भी मत करो, भाड़ में जाए। आप सीधे बस जो मैंने आपको फंडा बताया ना, वो फंडे से सोचो। एक भी चीज मैंने आपको हर चीज लॉजिक से बताई है, तो आप हमेशा वहीं की वहीं सोच लो ना। स्टार्टिंग में टाइम लगेगा, बट फिर उसके बाद क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं अपन, डिफरेंस ऑफ सेट्स। अगला टॉपिक है डिफरेंस ऑफ सेट्स। ठीक है, अच्छा इसकी डेफिनेशन लिखवा देता हूं मैं पहले ना। सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स which belongs to A but does not belong to C, but does not belong to C। समझ पा रहे? बी लिख दो ना, डज नॉट बिलोंग टू बी। सी का ही लिख रहे अपन। समझने की बात नहीं है यहाँ पे, आप पहले लिख लो है ना, जो डेफिनेशन है वो आप लिख लो, समझाने का काम मेरा है। ठीक है, चलो तो हम लोग क्या करते हैं कि एक सेट ए और सेट बी बनाते हैं ना। ये मान लीजिए अपने पास सेट ए है और ये है सेट बी। ओके, ध्यान से देखिएगा ना, ये है सेट ए और ये है सेट बी। आपको शेड क्या करना है वो बताऊंगा मैं, अमर, वो मैं आपको बताऊंगा है ना। दैट इज अंडर डी मॉर्गन्स लॉ, ए माइनस बी यूनियन सी, दैट इज अंडर डी मॉर्गन्स। ये 2 टॉपिक के बाद आएगा, मतलब अभी अपन डिफरेंस पढ़ रहे हैं, फिर हम लोग कॉम्प्लीमेंट पढ़ेंगे। ठीक है, तो दैट आई विल से। हाँ भाई देखो इधर, ये क्या लिखा है? डिफरेंस ऑफ सेट। तो डिफरेंस ऑफ सेट मतलब क्या होता है? बेसिकली सेट ए माइनस सेट बी, ये होता है। अगर मैं इसको शेड करना चाहूंगा तो उससे पहले मैं आपको समझा देता हूँ। सेट ए का वो वाला हिस्सा, या ऐसा सोचो कि ए में से बी आपको हटा देना है, सेट ए में से सेट बी आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है या फिर रिमूव कर देना है। तो ए वाले सर्कल में, ये ए वाला सर्कल आपको फील होता है ना, दिस कंप्लीट थिंग इज ए वाला सर्कल। इस सर्कल में वो वाला पार्ट आप हटा दो, है ना, वो वाला पार्ट हटा दो जिसमें बी घुसा हुआ है। ठीक है, ए के अंदर से बी के एलिमेंट्स हटा देना है। ए के अंदर से बी के एलिमेंट्स आप हटा दो। तो हमने देखा कि सेट ए जो है वो ये वाला सर्कल है, दिस इज सेट ए का सर्कल है ना। इस सर्कल में सर्कल अच्छा नहीं बना बट आप समझ गए ना। तो इस सर्कल में सेट बी के एलिमेंट्स कौन कौन से घुसे हुए? ये वाले। सही बात है, पक्का? तो ये लाल वाला इलाका अगर मैंने हटा दिया, लाल वाला एरिया अगर मैंने हटा दिया, तो बचेगा क्या अपने पास? क्या बचेगा अपने पास? अपने पास बचेगा एग्जैक्टली ये वाला एरिया। फील कर पा रहे हो आप लोग? ये वाला एरिया बचेगा अपने पास, जिसको मैंने ब्लू से शेड करा है। ए माइनस बी को आप क्या बोल दोगे? ब्लू वाला इलाका। समझ में आ रहा है? अच्छा, इसका मतलब किया कि अपन ने ए के अंदर से बी का हिस्सा हटा दिया, बी के एलिमेंट्स हटा दिए। तो ए के अंदर जो बी घुसने की कोशिश कर रहा था, ये रेड वाला इलाका बस इतना ही घुस पाया था बी।
तो हमने उसको हटा दिया है। अच्छा, तो इसको अगर आप फॉर्मूला बनाना चाहोगे इसका, अगर आप इसका फॉर्मूला बनाना चाहोगे तो फॉर्मूला कैसे बनेगा? बड़ा आसान है। देखो, सेट ए के सर्कल में से आपने ये लाल वाला हिस्सा हटा दिया, और लाल वाला हिस्सा होता क्या है? दोनों का इंटरसेक्शन। मतलब आपने ए में से ए इंटरसेक्शन बी सब्ट्रैक्ट कर दिया है अगर, तब जाके आपको क्या मिलेगा? सेट ए माइनस सेट बी। ठीक है, समझ पा रहे? अच्छा, अगर मैं आपको बोलूं कि b माइनस ए करके बताओ, b माइनस ए, तो हमने सोच रहे ना अभी, तो यार सोचने का टाइम दो। हमने सोचा कि b वाले सर्कल में से वो वाला हिस्सा हटा दो जो a का घुसा हुआ अंदर है ना, मतलब b वाले में से a के एलिमेंट्स हटा दो। तो सर्कल b का दिख रहा है आपको? ये वाला जो सर्कल है, ये वाला जो सर्कल है ना, कंप्लीट, दिस इज सर्कल ऑफ b। ये b का सर्कल है। इस सर्कल में a का कौन सा हिस्सा घुसा हुआ है? ये रेड वाला जो पार्ट है वो अंदर घुसा हुआ है। तो उस वाले पार्ट को आपको हटाना है। तो जब आप उस वाले पार्ट को हटा दोगे तो आपके पास बचेगा क्या? तो आपके पास बचेगा क्या? ये वाला ग्रीन वाला एरिया बचेगा। तो ये ग्रीन वाला एरिया जो है उसको अपन क्या बोलते हैं? वी कॉल इट, लिखने दो, वी कॉल इट बी माइनस ए। मतलब बी के अंदर से ए के एलिमेंट्स अपन ने हटा दिए। क्लियर है? थोड़ा अच्छे से बना दूं? ये लो भाई, आप लोगों के कहने पर मैंने इसको अच्छे से बना दिया, ये लो। ठीक है। अच्छा, इसको आप डेफिनेशन वाइज कैसे लिखोगे? बड़ा आसान है भाई। V के सर्कल में से आपने लाल वाला हिस्सा सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो लाल वाला जो हिस्सा है वो होता क्या है? A और B का इंटरसेक्शन। खत्म। कोई फॉर्मूला याद करना पड़ा? नहीं, कॉमन सेंस यूज करा अपन ने। ठीक है। अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए कि रेड वाला इलाका क्या है? A इंटरसेक्शन B जो है दैट इज रेड वाला इलाका। ठीक है। एक नोट में लिखवा देता हूं आपको, लिखिएगा। अच्छा, एक चीज बताओ मुझे, ये ब्लू वाला जो सेट है, रेड वाला, ब्लू वाला और ग्रीन वाला, क्या इन तीनों सेट में कुछ कॉमन है? क्या इन तीनों सेट का ओवरलैपिंग हो रहा है? इस तरह से ओवरलैपिंग हो रहा है क्या नहीं हो रहा है? क्योंकि देखेंगे अगर आप, तो तीनों सेट जो है वो बाउंड्री से चिपके हुए हैं, लेकिन एक दूसरे के ऊपर नहीं जा रहे। तीनों सेट का मतलब क्या हो गया? ये वाला जो सेट है ना, जो ब्लू वाला है, ये ब्लू वाला जो सेट है, इसको मैं बोलता हूँ प्योर प्योर ए सेट। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्योर ए सेट। ये ब्लू वाले हिस्से को अपन क्या बोलते हैं? प्योर ए सेट। आप लोग इसको बुक में नहीं मिलेगा आपको, है ना, बुक में मत ढूंढना कोई भी। अगर आप बाई चांस ढूंढोगे तो प्योर ए सेट का मतलब क्या होता है कि सिर्फ शुद्ध शुद्ध मतलब समझते हैं ना आप? शुद्ध ए के एलिमेंट्स, मतलब मिले जुले एलिमेंट नहीं है, सिर्फ क्रिकेट खेलने वाले लोग हैं। ये वाला जो सिर्फ ब्लू वाला जो शेड करा ना, रेड वाला मत देखो आप। ए का जो पूरा सर्कल है, उस सर्कल में जो ब्लू वाला शेडेड पार्ट है, वहां पर ऐसे लोग पाए जाते हैं जो कि शुद्ध रूप से ए सेट के मेंबर है, या तो जो कि शुद्ध रूप से सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं, मतलब एग्जांपल के तौर पे। क्लियर है? हाँ, और ये ग्रीन वाले सेट को अपन क्या बोलते हैं? प्योर बी सेट। तो मैं ऐसे एड्रेस करूंगा अगर फ्यूचर में, तो आपको समझ में आना चाहिए। प्योर ए सेट, प्योर बी सेट, और ये इंटरसेक्शन। तो प्योर ए सेट, प्योर बी सेट और प्योर इंटरसेक्शन, ब्लू रेड ग्रीन, इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ये तीनों सेट के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। ए माइनस बी, ये ब्लू वाला, बी माइनस ए ग्रीन वाला, और ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, दे आर डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है। अगर आपसे कभी फ्यूचर में कोई पूछ ले कि ए माइनस बी का इंटरसेक्शन बी माइनस ए का इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी के साथ लोगे तो कुछ कॉमन आएगा? नहीं आएगा। तो आंसर क्या आएगा? 5। मतलब दे आर डिसजॉइंट, तो भाई कुछ कॉमन आएगा ही नहीं ना। आसान सी बात है। आगे बढ़ते हैं। आपका होमवर्क जो रहेगा दैट विल बी फ्रॉम मॉड्यूल। है ना, मॉड्यूल से मैं आपको होमवर्क दूंगा, बट अभी अपन थोड़ा सा और पढ़ने वाले। लिखो भाई सिमेट्रिक डिफरेंस।
symmetric difference of two sets. Symmetric difference of two sets. इसको अपन बोलते हैं ए, एक बहुत खूबसूरत सा साइन होता है डेल्टा बी, ठीक है। ये क्या होता है अपने को लोड नहीं लेना, वो तो मैं समझाने के लिए बैठा हूँ ना आपको, आप बस लिखो ए डेल्टा बी से अपन इसको रिप्रेजेंट करते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लिखो let A and B are two sets, then symmetric then symmetric difference is denoted by A delta B, which is defined as देखो भाई ए डेल्टा बी को आप कैसे लिखते हो, ए डेल्टा बी को हम ऐसे लिखते हैं, ध्यान से देखना ना, एक बार में आपको पकड़ में आ जाएगा। ए डेल्टा बी को अपन लिखते हैं ए माइनस बी का यूनियन बी माइनस ए। अच्छा, ये तो क्या बात हो गई सर, ये तो वही वाली बात हो गई जो अपन अभी से करते आ रहे थे। मतलब अगर मैंने इसका वेन डायग्राम बनाया, ठीक है, तो मान लेते हैं अपने पास ये है सेट ए, ये है सेट बी, क्लियर। अच्छा, सेट ए एंड सेट बी, आपको मैं अगर बोलूं कि आप a माइनस बी को शेड करके बताओ, तो a माइनस बी को अपन नहीं, a माइनस बी को अपन ब्लू से शेड कर देते हैं ना, तो दिस इज गोइंग टू बी a माइनस बी, क्लियर। अच्छा, अब मैं आपको बोलता हूँ कि b माइनस ए को शेड करके बताओ, तो b माइनस ए को भी आप लोग शेड कर दोगे, नॉट अ बिग डील। ये लो भाई, प्योर बी सेट, शुद्ध रूप से बी सेट के लोग, है ना, मिले जुले लोग नहीं होते हैं ये, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको बोलता हूँ दोनों का यूनियन ले लो, तो यूनियन लेना तो काफी आसान है बच्चों। क्या यूनियन मतलब ये वाला सेट का एरिया और ये वाले सेट का एरिया कंबाइन कर दो, यूनियन आ जाएगा। जैसे अगर मैं आपको ये वाला सेट दे दूं और एक ये वाला सेट दे दूं, इन दोनों के बीच में क्या कुछ कॉमन है? नहीं है भाई, बिल्कुल कॉमन नहीं है। लेकिन अगर मैं आपको बोलता हूं कि ये वाले सेट सी और डी, इनका यूनियन निकाल के बताओ, तो आप क्या बोलोगे? शेड करके बताओ, तो आप बोलोगे कि सी को शेड कर दो और डी को शेड कर दो। जहां जहां पर पेन चला है वो कहलाएगा यूनियन। भाई सीधी सी बात है यार, है ना। तो यहां पर भी वही लॉजिक है, यहां पर भी एग्जैक्टली वही लॉजिक है। अगर आप देखना चाहते हो कि ये वाला सेट जो है और ये वाला सेट जो है, इन दोनों का यूनियन क्या है, इन दोनों का यूनियन क्या है, तो क्या हो जाएगा, आप क्या करो, ये वाला जो सेट है इसको शेड कर दो, और जो दूसरा वाला सेट है b माइनस ए, जिसको अपन ने ग्रीन से कर रखा है, उसको भी शेड कर दो। तो आपके पास जो रिजल्टेंट, जो फाइनल, जहां जहां पर ब्लैक पेन चला हुआ है एक ना एक बार कम से कम, दैट पर्टिकुलर सेट, वो वाला सेट क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा a माइनस बी का यूनियन विद b माइनस ए, है ना। और इसको अपन प्यार से क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ a एंड b, ठीक है, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ a एंड b, क्लियर है। अच्छा, एक बहुत प्यारी सी बात बता दूं मैं आपको, पक्का, चलो देखते हैं। ये मिटा रहा हूं मैं, ये वाला ब्लैक वाला फिगर मिटा रहा हूं ना, ये तो मैंने आपको रेफरेंस के लिए बताया था कि दो सेट में अगर कुछ कॉमन नहीं भी है तो भी उनका यूनियन जो होता है वो एग्जिस्ट करता है, दोनों का एरिया। ये हो जाएगा ए डेल्टा बी, मतलब ब्लैक वाला इलाका। अच्छा, ए डेल्टा बी की एक और प्यारी सी डेफिनेशन होती है, क्या होती है? ए डेल्टा बी को यू कैन ऑल्सो राइट इट एज, आप कौन बताएगा मुझे? बताओ, गेस करना है आपको। बेसिकली आपको करना क्या है कि पूरा जो
ये पूरा जो इलाका है, ये पूरा दिस कंप्लीट एरिया, ये रेड से जिसको मैंने शेड आउट कर रखा है, व्हाट इज दैट? दैट इज ए और बी का यूनियन। अरे भाई ए और बी दोनों को कंबाइन कर दोगे तो आपको पूरा रेड वाला एरिया मिलेगा। समझ में आ रहा है? अगर उसमें से मैंने ये बीच वाला जो व्हाइट वाला इलाका है वो अगर सब्ट्रैक्ट कर दिया, व्हाइट वाला इलाका होता क्या है? अब तो अपने को पता है सबको कि ये एक इंटरसेक्शन भी होता है। अच्छा 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 अच्छा, तो मतलब मिटाने दो। हाँ, तो मतलब अगर अपन ने ए यूनियन बी से अगर व्हाइट वाला इलाका दैट इज ए इंटरसेक्शन बी सब्ट्रैक्ट कर दिया, है ना? हम्म, देखो भाई, ए डेल्टा बी को आप क्या बोलोगे कि पूरा यूनियन जो है उसमें से आप सिर्फ इंटरसेक्शन वाला हिस्सा जो है वो हटा दोगे तो आपके पास ये ब्लैक वाला शेडेड रीजन बचेगा। सिंपल सी बात है भाई, ब्लैक वाला शेडेड रीजन आपके पास रहेगा, है ना? तो ये उसका एक और फॉर्मूला होता है, लेकिन आपको रटना नहीं है बिल्कुल भी, आपको वहीं की वहीं सोचना है भाई, आपके दिमाग में फोटो बनना चाहिए कि हाँ, सिमेट्रिक डिफरेंस मतलब ये वाला शेडेड रीजन और ये वाला शेडेड रीजन, ठीक है? और इसका एक और फॉर्मूला मैं क्या बोल सकता हूँ, ये व्हाइट वाला जो बीच वाला, मेरा कर्सर दिख रहा है आपको? कर्सर दिख रहा है ना? हाँ, तो आप पूरे यूनियन में से, ए और बी के यूनियन में से बस ये सिंपल व्हाइट वाला जो रीजन है उसको हटा दो, तो क्या बोल दोगे? यूनियन माइनस इंटरसेक्शन, खत्म। ठीक है ना? रटना नहीं है बिल्कुल भी, कुछ भी याद मत रखो, आप बस समझो। अगला टॉपिक देखते हैं अपन। नेक्स्ट टॉपिक इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी इजी। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है और आसान भी है ना, तो अपन देखते हैं कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। लिखो। लिखो, इफ यू be the universal set and A be the subset of U, A be the subset of U। U तो पता है ना अपने को क्या होता है, रेक्टेंगल को ही अपन यूनिवर्सल सेट कहते हैं। दैट इज A is a proper subset of universal set, है ना? Then the complement of A, then the complement of A with respect to U is a set of elements which belongs to U, but not प्रेजेंट इन ए। ये तो हो गई भाई अंग्रेजी में डेफिनेशन, है ना? अभी अपन इसका हिंदी में तात्पर्य समझते हैं क्या होता है। वेट, लिखो लिखो आप लोग। have it। If U be the universal set and V be the subset of U, that is A is a subset of U, then the complement of A with respect to U is the set of elements which belongs to U but not present in A। ये मैंने क्या लिख दिया? but not present in A। अब मैं आपको आसान सी भाषा में समझा देता हूँ, है ना? देखो भाई, डिनोटेड बाय, पहले अपन लिख लेते हैं, और कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट मतलब ए सेट है, उसका कॉम्प्लीमेंट अगर आपको लिखना है तो आप कैसे लिखोगे? ए के ऊपर छोटा सा सी लगा दोगे तो ये हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट। कभी कभी नहीं, बहुत ज़्यादा अक्सर आपको ये भी देखने को मिलेगा मार्केट में कि ए के ऊपर डैश लगा दिया गया है, तो ए के ऊपर डैश लगा हुआ है
तो इसको भी अपन कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, या ए के ऊपर बार भी लगा देते कई बार, तो इसको भी अपन कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। तीनों एक ही चीज़ है यार, है ना, और तीनों काफ़ी हद तक काफ़ी अच्छे फ्रीक्वेंसी में मार्केट में पाया जाता है, ठीक है। अच्छा, तो अब मैं इसका आपको मतलब समझाता हूँ कि होता क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट होता क्या है। तो देखिएगा, जैसे कि अपने पास ये रहा सेट ए, है ना, ये है सेट ए, दिस इज सेट ए। अगर आपको कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए बनाना है, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए बनाना हो तो क्या करोगे आप, सेट ए को छोड़कर सब कुछ, है ना। पहली बात तो अपना यूनिवर्स जो है वो इस रेक्टेंगल के अंदर है, रेक्टेंगल के बाहर दुनिया होती ही नहीं है अपने लिए, इतना आप समझ लो। रेक्टेंगल के बाहर दुनिया खत्म हो जाती है ना, इस सेट थ्योरी के हिसाब से। अब आपको ये सोचना है कि अगर मैं भी शेड करने वाला हूँ ना, तो आप वेट करें। कोई कमेंट कर रहा है कुछ नहीं? हाँ भाई, तो अगर आपसे बोला जाए कि एक का कॉम्प्लीमेंट निकालो, शेड कर दो, तो मैं क्या बोलूंगा, सेट ए के अलावा सब कुछ, एवरीथिंग एक्सेप्ट सेट ए। सिंपल सी बात है भाई, सेट ए के अलावा सब कुछ। तो सेट ए के अलावा सब कुछ क्या क्या आएगा, सेट ए का सर्कल छोड़कर सारी दुनिया। तो सेट ए का सर्कल छोड़ दोगे अगर आप, तो दुनिया बचेगी कितनी, देखते हैं भाई शेड करके ना। हाँ भाई, तो ये वाला एरिया जो है आप मेरे साथ शेड करते जाए, ये जो ग्रीन वाला एरिया है ना, दैट इज एवरीथिंग एक्सेप्ट सेट ए। तो ये जो ग्रीन वाला शेडेड रीजन है, इसको अपन क्या बोल देंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। ये कहलाता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। ओके, इसे आप लिख लीजिए, सेट ए का कॉम्प्लीमेंट होता है ये। मतलब सेट ए का सर्कल छोड़कर बाहर की जितनी भी दुनिया है, उसको अपन क्या बोल देंगे, ए का कॉम्प्लीमेंट। तो ये जो छोटा सा ए लिखा है ना मैंने, हाँ काफी दुख हुआ, कोई बात नहीं, फिर से बना देता हूँ। इसको अपन क्या बोलेंगे, ए का कॉम्प्लीमेंट, और जो अंदर वाला हिस्सा है उसको अपन बोलेंगे सेट ए। ये है सेट ए। क्लियर, काफी आसान था ये। अच्छा, इसकी प्रॉपर्टीज अपन देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी देखा जाए, व्हाट इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये कहता है कि अगर आप सेट ए का इंटरसेक्शन सेट ए के डैश या कॉम्प्लीमेंट से लेना चाहोगे, तो आपको रिटर्न में कद्दू मिलेगा। क्यों भाई, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा बेसिकली। देखो भाई, बड़ा आसान है, ध्यान से देखो, सब आगे देखो। अच्छा, सेट ए को मैं किसी चीज से रिप्रेजेंट कर देता हूँ ना, कोई कलर दे देता हूँ सेट ए को, ताकि अपने को थोड़ा सा अच्छा लगे देख के। दे दो या रहने दो, चलो दे देते हैं। ये जो रेड वाला है दैट इज सेट ए, है ना, रेड वाला है सेट ए, और ग्रीन वाला क्या है, सेट ए का कॉम्प्लीमेंट, मतलब सेट ए को छोड़कर सब कुछ। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूँ कि रेड वाला जो शेडेड रीजन है और जो ग्रीन वाला शेडेड रीजन है, इन दोनों के बीच में कॉमन एरिया क्या आ रहा है वो निकाल के बताओ, तो आपको दूर से दिख रहा है ना। हम लोग अंधे थोड़ी, अंधे होते तो अपने को दिखता नहीं, लेकिन अपने को अभी दिख रहा है कि दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो आंसर क्या आ जाएगा, दोनों का इंटरसेक्शन अगर आप लोगे तो यू विल गेट कद्दू। ठीक है, लिख लेना, as nothing is common between A and A dash, between A and A dash। अच्छा, अगर दोनों का यूनियन निकालना हो, तो यूनियन मतलब क्या होता है, कंबाइंड एरिया। तो दोनों का एरिया अगर आप कंबाइन कर दोगे, ये लाल वाला, सुनो मेरी बात, लाल वाला रीजन और ग्रीन वाला रीजन दोनों को अगर आप मिला दोगे तो आपको पूरा रेक्टेंगल मिल जाएगा। और पूरा रेक्टेंगल होता क्या है, यूनिवर्सल सेट, सिंपल सी बात है। ठीक है, अच्छा बताओ मुझे, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा। ये तो काफी इंटरेस्टिंग है। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, रेक्टेंगल। ध्यान से सुनो बच्चों, है ना, ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट है वैसे, लेकिन ये थोड़ा सा अटपटा भी है। तो ये रेक्टेंगल जो है, इसको अपन क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सेट। और आपको कह दिया जाए अगर यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट, तो इसका मतलब क्या हो गया, उसको छोड़कर सब कुछ। तो रेक्टेंगल को छोड़कर सब कुछ क्या होता है, अपने, मैंने आपको बताया ना कि हमारी दुनिया जो है वो रेक्टेंगल में खत्म हो जाती है। रेक्टेंगल के बाहर हमारे लिए कद्दू कुछ ना होता है, तो रेक्टेंगल के बाहर हमारे लिए क्या होगा, कद्दू। तो यूनिवर्सल सेट के अलावा क्या होता है इस दुनिया में, कुछ भी नहीं होता है।
है ना। तो आपको अगर कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट पूछा जाए तो आप बोल देना कद्दू होगा, ठीक है। अच्छा अगर मैं आपसे बोल दूं, सुनो मेरी बात इधर, ग्रीन वाला जो सेट है, ग्रीन वाला सेट कौन सा है, ए डैश, ए डैश का अगर मैं कॉम्प्लीमेंट लेने का सोचूं, ओहो हो, ये क्या बात कर दी मैंने, एक कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, सोचते हैं ना, चलो सोचते हैं क्या होता है कॉम्प्लीमेंट। ग्रीन वाला जो रीजन है दैट इज ए कॉम्प्लीमेंट, और उसका भी अगर अपने को कॉम्प्लीमेंट लेना पड़े, मतलब ग्रीन वाले रीजन को छोड़कर सब कुछ, तो ये जो ग्रीन वाला शेडेड रीजन है उसको छोड़ोगे अगर आप, उसके अलावा सब कुछ देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये रेड वाला रीजन। अरे भाई बड़ी सिंपल सी बात है, ग्रीन वाले रीजन के अलावा या ग्रीन वाले रीजन को छोड़कर आपको जो दूसरा रीजन मिलेगा वो क्या हो जाएगा, रेड वाला रीजन। समझ पा रहे। तो अगर मैं आपको बोलता हूं कि एक कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, तो वो क्या आ जाएगा, सेट ए खुद आ जाएगा। क्यों भाई, रेड वाला रीजन है ना, आप देखो तो सही, ग्रीन वाला जो रीजन है उसको छोड़कर अगर आप देखोगे इस दुनिया में बचा क्या है, दुनिया मतलब रेक्टेंगल, ग्रीन वाले शेडेड रीजन के अलावा इस रेक्टेंगल में जो चीज बची है दैट इज रेड वाला शेडेड रीजन, और रेड वाला रीजन होता क्या है, सेट ए। तो आपको ध्यान रखना है, कोई दुनिया में कोई भी सेट हो, अगर उसका आप कॉम्प्लीमेंट ले रहे हो और उसका फिर से कॉम्प्लीमेंट ले रहे हो तो आपको क्या मिल जाएगा, फिर से सेट ए मिल जाएगा, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट को सी से भी लिखते हैं और डैश से भी लिखते हैं, तो आप डरना नहीं है ना, जो भी आपको मिल जाए, ठीक है। अच्छा, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी देन इट इम्प्लाइज दैट बी कॉम्प्लीमेंट इज अ सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। इसको आप लिख लो, मैं बाद में समझाऊंगा, है ना, 2-3 मिनट बाद समझाऊंगा। अच्छा, अगला वाला होता है ए माइनस बी, ए माइनस बी सेट। हाँ भाई ये पार्ट समझना है अपने को थोड़ा अच्छे से ना। ए माइनस बी अभी अभी अपन ने समझा था ताजा ताजा कुछ देर पहले। ए माइनस बी क्या होता था, ये रहा आपके पास सेट ए और ये रहा आपके पास सेट बी। तो ए माइनस बी अगर आप करोगे तो आपको प्योर ए सेट मिलेगा, प्योर ए सेट मिलेगा। समझ में आ रहा है पक्का। अच्छा, इसको अपन क्या बोलते हैं, ध्यान से देखना है ना। चलो मैं पहले आपको प्रूफ करा ही देता हूँ यहीं के। तो अगर मैं आपको बोलता हूँ कि बी कॉम्प्लीमेंट को आप शेड करके बताओ, आप लोग सुन नहीं रहे हो मेरी बात, ध्यान से सुनो। बी कॉम्प्लीमेंट, ये जो बी का सर्कल है इसका कॉम्प्लीमेंट आप बताओ, तो बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, बी का सर्कल छोड़कर सब कुछ। तो बी का सर्कल छोड़कर सब कुछ अगर आप करोगे तो बी के सर्कल के बाहर आप शेड कर दो, है ना, बी के सर्कल के बाहर आप क्या कर दो, शेड कर दो। तो मैंने क्या करा, रेड वाली लाइन से बी के बाहर एक शेड कर दिया है। ओके, हाँ, अब ध्यान से देखना आप लोग, है ना, आपसे मैं एक बहुत प्यारा सा सवाल पूछने वाला हूँ। क्या पूछने वाला हूँ कि सेट ए बोलते ही आपके दिमाग में क्या चमकना चाहिए, सेट ए का कंप्लीट सर्कल। प्योर सेट ए नहीं, प्योर सेट ए नहीं बोल रहा हूं मैं, सेट ए का कंप्लीट सर्कल। सेट ए का कंप्लीट सर्कल दिख गया आपको, ब्लू वाला पूरा, हाँ कंप्लीट सर्कल। अब मैंने उसको शेड नहीं करा है लेकिन आप भूल जाओ, चलो कोई बात नहीं। सेट ए का कंप्लीट सर्कल, और ये रेड वाला क्या था, बी का कॉम्प्लीमेंट, और सेट ए, इन दोनों का इंटरसेक्शन बताओ क्या आएगा। सोचो सोचो सोचो, टाइम लगाओ भाई, टाइम लगाओ। मैं क्या करता हूँ, सेट ए को ग्रीन से बना देता हूँ पूरा, ठीक है, सेट ए को मैंने ग्रीन से बना दिया, ये रहा पूरा ग्रीन वाला सेट ए। और रेड वाला क्या है, सेट बी डैश, मतलब बी का कॉम्प्लीमेंट। इन दोनों के बीच में कॉमन क्या आ रहा है, आप देखो ना, वो वाला इलाका जहां पर रेड वाली और ग्रीन वाली इंक दोनों चली हो। दोनों इंक कहां पर चली है, ब्लू वाली और ग्रीन वाली, ग्रीन ग्रीन ग्रीन, ग्रीन एंड रेड, ग्रीन एंड रेड, देखो कहाँ कहाँ, यहाँ पे तो सिर्फ इतने इलाके में तो सिर्फ ग्रीन है। अच्छा, ये वाला जो इलाका है ना, यहाँ पर ग्रीन रेड दोनों चली है, यहाँ पर ग्रीन रेड दोनों चली है। तो ये वाला जो इलाका है ये क्या है, इन दोनों का इंटरसेक्शन, सेट ए का और बी डैश का। सेट ए क्या था, ग्रीन वाला, सेट बी डैश क्या था, रेड वाला। इन दोनों का कॉमन रीजन अगर आप देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये वाला इलाका। और ये वाला इलाका होता क्या है, ए माइनस बी, अभी अभी पढ़ा था भाई, अगर आप भूल गए हो तो आपकी याददाश्त कमजोर है। ए माइनस बी अभी अभी अपन ने पढ़ा था,
ए माइनस बी ये ब्लू वाला इलाका हुआ करता था इस वाले पर्टिकुलर केस में, है ना। तो ए माइनस बी को आप क्या बोल सकते हो, ए का इंटरसेक्शन विद बी डैश, ए का इंटरसेक्शन विद बी डैश। सिमिलरली देखो बड़ा आसान है, अब डिडक्ट करना काफ़ी आसान है, आप लोगों को थोड़ा इमेजिनेशन इसमें ज़्यादा लगता है, लेकिन फिर भी अपन, अगर आपसे बोलूँ मैं बी माइनस ए, तो आप क्या करोगे, देखो ए माइनस बी क्या था, ए का इंटरसेक्शन बी डैश के साथ, बी माइनस ए क्या हो जाएगा, बी का इंटरसेक्शन ए डैश के साथ। सिमेट्री ना भाई, आपने क्या करा है, बी और ए की अदला बदली कर दी है, तो यहाँ पर भी बी और ए की अदला बदली होगी। फॉर्मूले में सिमेट्री तो रहेगी ना यार, दुनिया में सिमेट्री होती है, ठीक है। तो ये आ गया आपका 7th फॉर्मूला। हाँ जो 8th फॉर्मूला जो होता है दैट इज व्हाट कि a माइनस बी इज इक्वल टू बी डैश माइनस ए डैश, इसको अपन बाद में समझेंगे, ठीक है। अच्छा रुक जाओ मैं लैटरल क्यों लिख रहा था वहाँ पे, आप इसको, ये आपका होमवर्क है। क्यों होमवर्क है भाई, करके देखो, a माइनस बी बनाओ, a माइनस बी मैंने आपको बना के दिया है, ये तो अपन कर चुके हैं। अब बी डैश माइनस ए डैश ये करके देखो, ठीक है ना। बी डैश क्या हो जाएगा, बी के अलावा सब कुछ, ये रेड वाला जो है वो बी डैश हो गया, और ए डैश क्या हो जाएगा, ए के सर्कल के बाहर सब कुछ। इन दोनों के बीच में कॉमन क्या आएगा, इन दोनों के बीच में जो कॉमन आएगा वो a माइनस बी कहलाएगा, ठीक है। इसको आप करके देखो, शेड करना है आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगला है अपना, एक और नोट लिखवा देता हूँ मैं आपको, है ना, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। कॉम्प्लीमेंट नोट, या तो फिर इसको आप मान लो टिप, ठीक है। टीएसपी नहीं लिखा है, टीआईपी लिखा है, टिप। कॉम्प्लीमेंट का जो हिंट मिलता है आपको वो कहाँ से मिलता है, वर्ड नॉट, नॉट से मिलता है, ठीक है। समझ में आ रहा है, जैसे क्रिकेटर्स दैट आर नॉट फुटबॉलर्स, मतलब क्या हो गया, अगर चलो थोड़ा छोटा बना लेते हैं ना, अगर ये क्रिकेटर्स है और ये फुटबॉलर्स है, तो ये कौन है भाई, ये लेजेंड्स है, ये दोनों खेलते हैं, है ना। लेकिन आपसे अगर बोल दिया क्रिकेटर्स दैट आर नॉट फुटबॉलर्स, तो आप क्या बोल दोगे, प्योर क्रिकेटर चाहिए अपने को, शुद्ध रूप से क्रिकेटर कहाँ मिलेंगे आपको, ये वाले सेट में। और ये रेड वाला जो सेट है वो क्या होता है, रेड वाला सेट क्या होता है, प्योर ए सेट। प्योर ए सेट को अपन क्या लिखते हैं, ए माइनस बी, है ना, ए माइनस बी लिखते हैं। तो ये होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। और ए माइनस बी, हाँ, ए माइनस बी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, ए का इंटरसेक्शन विद बी कॉम्प्लीमेंट, अभी अभी अपन ने देखा था ना, ए का इंटरसेक्शन विद बी कॉम्प्लीमेंट। तो आपको कॉम्प्लीमेंट का आइडिया जो है वो ये वाले नॉट वर्ड से मिल जाता है। ऑल्दो ये बहुत सटल एग्जांपल नहीं है, बहुत प्रॉपर एग्जांपल नहीं है ना। चलिए या तो मैं बोल दूं आपको कि सेट ऑफ वॉवेल्स, एक अच्छा एग्जांपल देता हूँ, सेट ऑफ वॉवेल्स। सेट ऑफ वॉवेल्स बनाइए आप, ए ई आई ओ यू, ठीक है। अब अगर मैं बोलता हूँ आपको द कॉम्प्लीमेंट, इस सेट को मैं वी बोल देता हूँ, वी बोल देता हूँ। अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि फाइंड वी कॉम्प्लीमेंट, तो आप क्या बोल दोगे, सेट ऑफ ऑल द लेटर्स दैट आर नॉट वॉवेल, सेट ऑफ ऑल द लेटर्स दैट आर नॉट वॉवेल, ठीक है। इसका मतलब नॉट आया है, नॉट मतलब वॉवेल का कॉम्प्लीमेंट, है ना, ये ज़्यादा अच्छा एग्जाम्पल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेन डायग्राम तो अपन पढ़ चुके सारे, अब पढ़ते हैं अपन डी मॉर्गन्स लॉ। हाँ भाई, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो सेट थ्योरी का होता है दैट इज डी मॉर्गन्स लॉ। तो लिखो उसको डी मॉर्गन्स लॉ।
एक मिनट रुक जाओ। ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट भी आपको खुद से ट्राई करना है ना, मैं समझाऊंगा आपको ऑब्वियसली अगली क्लास में। काफ़ी आसान है, लेकिन क्या है ना, उसमें ज़्यादा शेडिंग लगेगी। तो आप क्या करो कि ए और बी को ऐसे बनाओ कि दोनों एक दूसरे के सबसेट और सुपरसेट है रिस्पेक्टिवली, मतलब ए इज सबसेट ऑफ बी। फिर आप बी कॉम्प्लीमेंट और ए कॉम्प्लीमेंट बनाओ तो आपको साफ साफ दिखाई देगा, है ना। लेकिन जब तक आपको ये चीज़ याद रखनी है, लिखते भाई डी मॉर्गन्स लॉ। हाँ भाई, डी मॉर्गन्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इस पर जितना स्टार लगा दे उतने स्टार कम है, ठीक है। दिस इज एक्चुअली एक्चुअली वेरी 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 इंपॉर्टेंट, है ना। दिस इज गोइंग टू डिसाइड कि आप प्रोबेबिलिटी में या परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में या जनरल मैथमेटिक्स या अरिथमेटिक में कितना ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे फ्यूचर में, है ना। तो डी मॉर्गन्स लॉ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं डी मॉर्गन्स लॉ में ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अच्छा, मैं अब डैश नहीं लगा रहा हूँ, मैं अब कॉम्प्लीमेंट लगा रहा हूँ, तो आप लोग रोने मत लग जाना कि क्या कर दिया। चलो डैश लगा देते, यार डैश में मेरे को मज़ा नहीं आता है ना, चलो कॉम्प्लीमेंट ही लगाते। देखना ध्यान से, अरे डैश कॉम्प्लीमेंट एक ही है, आप आगे देखिए, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, इसका आंसर क्या होता है। सब आगे देखो, लिखो मत, बिल्कुल भी लिखो मत। इसका आंसर ये होता है कि आप कॉम्प्लीमेंट जो है ना, ये कॉम्प्लीमेंट ये दोनों को मिलेगा, इसको भी मिलेगा और बी को भी मिलेगा। कॉम्प्लीमेंट दोनों को मिलेगा, मतलब ए को भी कॉम्प्लीमेंट मिलेगा, बी को भी कॉम्प्लीमेंट मिलेगा, और ये जो यूनियन है वो इंटरसेक्शन बन जाएगा। दिस इज फर्स्ट लॉ, दिस इज फर्स्ट डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, जैसे यहाँ पर यूनियन था ना, अब इंटरसेक्शन आ गया, तो इसका मतलब क्या है, कॉम्प्लीमेंट इसको भी मिलेगा और इसको भी मिलेगा, तो दोनों को मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। लेकिन ये जो इंटरसेक्शन है वो यूनियन बन जाएगा, ये कहता है डी मॉर्गन का सेकंड लॉ। सिंपल है, कोई दिक्कत ही नहीं, दोनों को कॉम्प्लीमेंट दे दो और यूनियन को इंटरसेक्शन बना दो, इंटरसेक्शन को यूनियन बना दो। थर्ड लॉ जो अमर मुझसे पूछ रहे थे अभी कुछ देर पहले, ए माइनस बी यूनियन सी, ठीक है। ध्यान से देखिएगा आगे, ए माइनस बी यूनियन सी, इसको अपन वेन डायग्राम में कैसे शेड कर पाएंगे वो तो एक अलग बात है, वो तो एक टोटली अलग बात है। बट अभी फिलहाल अपन देखते हैं कि क्या हो रहा है। देखो भाई, डी मॉर्गन्स लॉ के हिसाब से हो क्या रहा है, मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ आंसर जो आएगा ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी, है ना। दिस इज गोइंग टू बी आर आंसर। लेकिन ये आया कैसे है या इसको याद कैसे रखना है, अभी अपन वो देखते हैं। इसका प्रूफ नहीं देखना है अपने को, है ना। प्रूफ देखने के लिए आपको वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा भाई, सिंपल सी बात है। आपको सिंपल सी बात है, वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा प्रूफ देखने के लिए। प्रूफ में मेरा इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। प्रूफ के बिना आपका काम आराम से चल जाएगा। अगर आपको प्रूफ की एकदम बहुत ज़्यादा चुल है कि प्रूफ चाहिए ही चाहिए, तो आप वेन डायग्राम बनाइए, ए यूनियन बी बनाइए, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट को शेड करो, फिर ए कॉम्प्लीमेंट को शेड करो, बी कॉम्प्लीमेंट को शेड करो, फिर इन दोनों का कॉमन एरिया लाओ, उसको शेड करो, दोनों शेडेड रीजन जो आएगा वो सेम आ जाएगा दोनों केसेस में, ठीक है। वो हम कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी डील नहीं है। चलो भाई आगे देखो आप इधर, हाँ, ए माइनस बी यूनियन सी, देखो क्या करो, ये फर्स्ट टू जो है इन दोनों का सब्ट्रैक्शन ले लो, ए माइनस बी ले लिया। अब लास्ट टू जो है इन दोनों का सब्ट्रैक्शन ले लो, ओह सॉरी, इन दोनों का आपने सब्ट्रैक्शन ले लिया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इनको ब्रैकेट में डालना है तो डाल दो। फिर आप क्या करो ना, यहाँ पर यूनियन था, डी मॉर्गन में हमेशा, डी मॉर्गन में हमेशा क्या होता है, जहां जहां यूनियन होता है वो इंटरसेक्शन हो जाता है बाद में, तो उसको चुपके से इंटरसेक्शन बना दो। खत्म भाई, खत्म हो गया। लेकिन अगर मान लो यहाँ पर ऐसा आ जाता, ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी, अरे भाई यहाँ पर ऊपर यूनियन था और नीचे इंटरसेक्शन है, फर्क समझो पहली बात तो। और दूसरी बात, इसमें क्या होगा, सेम, इन दोनों का आप सब्ट्रैक्शन ले लो, ले लिया, ब्रैकेट में डाल दो, डाल दिया। फिर फर्स्ट और लास्ट का सब्ट्रैक्शन ले लो, वो भी ले लिया, ब्रैकेट में भी डाल दिया। अब क्या करें, चुपके से इंटरसेक्शन को क्या बना देंगे, यूनियन बन गया, आ गया। दिस इज डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है। चलिए, क्वेश्चंस अपन आखिरी लेक्चर में करेंगे। अभी मेरे को आपको कार्डिनल नंबर्स पढ़ाना है, तो थ्योरी अपन खत्म कर देते, फिर लास्ट
अगला लेक्चर जो होगा अपना लास्ट लेक्चर होगा कार्डिनल नंबर ऑफ सेट। कार्डिनल नंबर ऑफ सेट, सेट का कार्डिनल नंबर क्या होता है वो अपने को देखना है। ठीक है, मान लो हमारे पास दो एलिमेंट है, दो सेट्स है ना। टाइम बचा है अपने पास थोड़ा सा, 5 मिनट पढ़ सकते हैं। सेट ए में हमारे पास क्या है, 4 एलिमेंट है 1 2 3 4, और सेट बी में हमारे पास मान लो 5 6 7 8 9 10 11 इतने एलिमेंट है ना। तो कार्डिनल नंबर क्या होता है, कार्डिनल नंबर ये होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल ए से और कैपिटल ए को ब्रैकेट में डालते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, है ना। और जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है इसको ही अपन क्या बोलते हैं, कार्डिनल, कार्डिनल नंबर किसका, सेट ए का, ऑफ सेट है। ठीक है, अच्छा बताओ मुझे कितने एलिमेंट है सेट ए में, 1 2 3 4, 4 एलिमेंट है भाई। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट है 4। अच्छा नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, सेट बी में कितने एलिमेंट है, ध्यान से देखेंगे अपन, 1 2 3 4 5 6 7, 7 एलिमेंट्स है। तो कार्डिनल नंबर सेट बी का कार्डिनल नंबर कितना हो गया, 7 हो गया। ठीक है, क्लियर है ना, बड़ी आसान सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका डेफिनेशन अगर अपने को लिखना है तो लिख लो डेफिनेशन। द नंबर ऑफ distinct elements or members in a finite set is called cardinal number of a set। ठीक है, तो फर्स्ट केस आएगा कार्डिनल नंबर ऑफ यूनियन ऑफ टू सेट्स। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट एंड इजी, आसान भी है ना। तो कार्डिनल नंबर ऑफ यूनियन ऑफ टू सेट्स, तो मान लेते हैं हमारे पास दो सेट है ना, पहला सेट है हमारे पास सेट ए और दूसरा सेट है हमारे पास सेट बी। तो दिस इज सेट ए एंड दिस इज सेट बी। ओके, into text into math, चलिए कोई बात नहीं, मैं कुछ ढूंढ रहा था मिला नहीं मुझे। यह सेट ए और यह है सेट बी, ध्यान से देखिएगा। अगर आपको मैं बोलता हूं कि आप बताइए कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए यूनियन बी कितने होंगे, है ना। अगर आपको ये बताना है तो कैसे बताएंगे आप, बहुत ज़्यादा आसान है ना, देखना ध्यान से। इसको अपन लिखते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, इस तरीके से अपन इसको रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। अब देखो सोचना कितना आसान है, सेट ए और सेट बी में कितने एलिमेंट होंगे वो कैसे डिसाइड करेंगे, देखो कैसे डिसाइड करेंगे, सब आगे देखेंगे अभी ना, लिखना छोड़ दो आप, आपको आगे देखना है बस 2-3 मिनट। तो ये रहे सेट ए, सेट ए को सबसे पहले अपन ने शेड कर दिया, है ना। अब ये तो यार रिप्रेजेंटेशन है, शेड करने का मतलब जो होता है वो आप बस सेट ए को दिखाना चाह रहे हो। इसका मतलब ये नहीं है कि सेट ए का जितना एरिया होगा उतने एलिमेंट होंगे, या कुछ भी ऐसा वियर्ड सा आप कनेक्शन निकालना चाहो, वैसा कोई कनेक्शन नहीं है। अपन बस इसको एक रिप्रेजेंट करने के लिए सेट ए को शेड कर दिया अपन ने। और ए यूनियन बी अगर आपको बनाना हो तो बी को भी आप शेड करोगे पहले ना, आपने सेट ए को शेड कर दिया और ब्लैक वाली इंक से आपने शेड कर दिया, और ब्लैक वाली इंक से आपने गिन लिया, मान लो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मान लो आपने नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिन लिए। तो सेट ए में कितने एलिमेंट आए,
ऐसा मान लेते ग्रीन वाला जो अपन ने शेड करा है वहां से कुछ एलिमेंट आए होंगे, ग्रीन बोल रहा हूँ, ब्लैक, और रेड वाले से अपन ने बी के एलिमेंट निकाल लिए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए यूनियन बी क्या आता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। ए यूनियन बी क्या है, ये शेडेड रीजन, ये वाला जो शेडेड रीजन है इसको अपन बोलते हैं ए यूनियन बी, दिस कंप्लीट शेडेड रीजन। लेकिन इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो अपन ने ये वाले एलिमेंट को 2 बार काउंट कर लिया, जो बीच वाले एलिमेंट है ना, ये बीच वाला जो हिस्सा है इसको अपन ने 2 बार काउंट कर लिया। क्यों? क्योंकि अपन सेट ए को शेड कर रहे हैं एक बार, सेट बी को शेड कर रहे हैं एक बार, उस प्रोसेस में ये जो बीच वाला हिस्सा है वो 2 बार शेड हो गया है। आपको फील भी हो रहा होगा और दिख भी रहा होगा, है ना। अगर नहीं दिख रहा तो मैं जूम कर देता हूँ, देख लो, है ना। तो ये वाला जो इलाका है इसको जूम करके देखा अपन ने तो अपने को क्या समझ में आ रहा है कि इस वाले इलाके में 2 बार पेन चली है ना, तो ये वाले इलाके में काउंटिंग 2 बार हो गई है। तो आप क्या करो, एक बार इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी माइनस दोनों का एक बार इंटरसेक्शन आप सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आपका काम हो जाएगा। क्लियर है? तो आपका फॉर्मूला जो जनरेट होके आता है, जो फॉर्मूला निकल के आता है वो क्या आता है, ओह सॉरी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी, ये फॉर्मूला क्या आता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। बीच वाला इलाका था क्या, इंटरसेक्शन था ना, उसको अपन ने हटा दिया है क्योंकि वो 2 बार ऐड हो गया था गलती से, है ना, वो 2 बार ऐड हो गया था अगर आप रीजन वाइज देखोगे तो। क्लियर है? जूम करने पे अपने को समझ में आया ना थोड़ा सा कि वहां पर 2 बार पेन चली थी, तो 2 बार आपने उस पर्टिकुलर रीजन को काउंट कर लिया है ना। अगर अपन एग्जांपल के थ्रू देखना चाहेंगे तो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, अच्छा, नेक्स्ट क्लास में अपना 3 सेट्स का इंटरसेक्शन बचता है और कुछ क्लास इलस्ट्रेशन। तो आपका ये चैप्टर जो है ऑफिशियली मतलब 95% आज खत्म हो गया, 5% रह गया। कुछ क्वेश्चंस करेंगे अपन छोटे मोटे, है ना, और फिर अपन मंडे से लॉगरिथम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए, लॉगरिथम का लेक्चर 1 आपको यूट्यूब पे अवेलेबल होगा, आप उसको प्लीज़ देख लेना। चैनल आपको मिल गया है, उस चैनल को आप नोटिफाई कर लो और आपको यूट्यूब में लॉगरिथम का लेक्चर नंबर 1 अवेलेबल हो जाएगा आफ्टर सम, आज मिल जाएगा आपको ना, आफ्टर हाफ एन आवर। चलिए देन, तो अभी अपन ख़त्म करते हैं आज का लेक्चर। ख्याल रखिए अपना, बाय बाय।